Hello everyone, I am Zakir Hussain. Welcome to all of you on our YouTube channel Universe Classes. Today I am present here to represent science chapter chemical reaction and equations, which is very important chapter on the basis of examination point of view. So now let's start the chapter chemical reaction and their equations. Our science first chapter is chemical reactions and equations. आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए। और इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चैप्टर हमारे सामने आता है तो इसके अलावा जो केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, वो भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझते हैं, मीन्स इस चैप्टर की जो वर्डिंग है इसको समझते हैं कि ये क्या है। मीन्स सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं यहाँ पर केमिकल। व्हाट इज़ मीन्स ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि केमिकल्स मीन्स वो सीधे सीधे समझते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीन्स जो केमिकल सब्सटेंसेस लेबोरेटरी में दिखाए जाते हैं बस उनको ही समझते हैं। वो नहीं समझते हैं कि लेबोरेटरी जिससे मिलकर बनी है वो भी केमिकल्स थे। अब जिस पर लेबोरेटरी का जो भी सिटिंग प्लान है, जहाँ पर वो बैठते हैं, खड़े होते हैं, वो भी सब केमिकल से मिलकर बना हुआ है। सो यहाँ पर हम बात बताते हैं आपको कि केमिकल्स किन्हें कहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी केमिकल्स की, तो सिंपली हम कहेंगे एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड केमिकल्स। यस, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग या एनीथिंग which occupy some space and have some mass is called chemical। समझ रहे हैं आप। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि सर ये डेफिनेशन तो मैटर की है। यस ऑफ कोर्स, हम यही कहना चाहते हैं कि केमिकल्स आर आल्सो नोन एज मैटर्स। जैसे पेन केमिकल है, मीन्स पेन केमिकल नहीं है, लेकिन जिस केमिकल से मिलकर ये प्लास्टिक बनी है वो केमिकल है। पेपर, यस ऑफ कोर्स, पेपर इज़ अ केमिकल। घरों में जो प्लास्टर हम करते हैं सीमेंट से, ऑफ कोर्स सीमेंट इज़ अ केमिकल। वाटर, यस, वाटर इज़ आल्सो अ केमिकल। एयर, एयर इज़ आल्सो अ केमिकल। मीन्स कुछ भी, एनीथिंग, जो भी स्पेस में मौजूद है जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब क्या है, केमिकल। एवरीथिंग इज़ अ केमिकल। तो समझ जाइए स्टूडेंट्स, कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब केमिकल से मिलकर ही बने हुए हैं या केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स हैं तो केमिकल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस को हम बोलते हैं रिएक्शंस। क्या बोलते हैं डियर? रिएक्शंस। सबसे पहले हम ये तो जान लिया कि केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, मैटर। पता चल गया केमिकल्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उससे केमिकल से ही मिलकर बनी हुई है, केमिकल्स हैं। टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं चेंज। चेंज सिंपली अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, चेंज इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होगा डियर? टू टाइप्स। या तो किसी भी सब्सटेंस में चेंज हम फिजिकली कर सकते हैं या तो केमिकली कर सकते हैं। मीन्स एक टाइप का चेंज होता है फिजिकल चेंज और दूसरे टाइप का चेंज होता है केमिकल चेंज। समझ लेते हैं इसको वन बाई वन कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो ऐसे चेंज जो नेचर में टेम्परेरी होते हैं, ऐसे सभी चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और ऐसे चेंज जो नेचर में परमानेंटली होते हैं, ऐसे सभी चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। सो
इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज चेंजेस विच आर टेम्पररी इन नेचर आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। क्लियर? एंड दोज चेंजेस विच आर परमानेंट इन नेचर, जो परमानेंटली हो जाते हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंज। सिंपली हम बात करें, फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, मीन्स केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल फिजिकल चेंजेस की, फिर से समझ लीजिएगा, फिजिकल चेंज में टेम्परेरी चेंज, जो कुछ टाइम तक के लिए हो। जैसे सपोज यही समझ लीजिए, ये जो हमारे पास पेपर है, इसका शेप और साइज़ ये है। अब फिजिकली मैंने इसका शेप और साइज़ चेंज कर दिया, तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, फिर से साइज वही आ गया। तो ऐसे चेंजेस जो टेम्परेरी होते हैं किसी सब्सटेंस में, उन सभी चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, वैक्स का पिघलना। सपोज ये हमारे पास कोई कैंडल है जिसको हमने किसी बॉल में रख दिया, और बॉल को नीचे से हम हीट अप कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसको? हीट। तो ये जो वैक्स है ये पिघल जाएगी, पिघल कर अभी सॉलिड फॉर्म में है, पिघलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है, लेकिन अभी वैक्स जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो फिर से वैक्स कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ से पता चलता है फिजिकल चेंजेस आर रिसाइक्लेबल बट केमिकल चेंजेस नॉट रिसाइक्लेबल। क्लियर? अगला एग्जाम्पल समझते हैं फिजिकल चेंज में, जैसे डिज़ोल्विंग इन वाटर। किसी भी चीज़ को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, या सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ऑफ कोर्स ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मीन्स स्पॉन्ज तो आप जानते हैं, उसमें क्या हुआ? वाटर पास हम ले गए, वाटर को उसने एब्जॉर्व कर लिया, फिर से उसको हम दबाएंगे तो फिर से जो वाटर उसने एब्जॉर्व किया तो उसको फिर से वो रिलीज़ कर देगा। तो स्पॉन्ज एब्जॉर्ब वाटर, ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। बॉइलिंग या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आप बॉइलिंग कीजिए, मीन्स आपने वाटर को बॉयल किया, तो बॉयल होने पे वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा। अब इवेपोरेशन के बाद हम अगर उसके पाथ में कोई फ्रीजिंग एलिमेंट रख दें तो फिर से इवेपोरेटेड वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा, मीन्स इट इज़ अ रिसाइक्लेबल। वहीं पर फ्रीजिंग अगर हम वाटर का करते हैं तो क्या बनता है? आइस। अब आइस बन गया तो आइस से फिर वाटर कन्वर्ट हो सकता है, जब हम आइस का मेल्टिंग होगा, मीन्स वाटर का फ्रीजिंग हो रहा तो आइस बनना है, और जब मेल्टिंग हो रहा तो क्या बनना है? वाटर। मीन दीज प्रोसेस आर रिसाइक्लेबल। जैसे किसी ने किसी बॉल को, फुटबॉल को हिट किया, और उस फुटबॉल की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर कोई अगला बंदा खड़ा है, इसने इस बॉल को हिट किया और बॉल की डायरेक्शन फिर ये हो गई। तो सिंपल 9th क्लास में भी हम पढ़ कर आए हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल। बॉल की डायरेक्शन को चेंज किया जाता है बाई अप्लाइंग फोर्स। तो चेंज इन डायरेक्शन, शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर दी। अब ये क्या है? टेम्परेरी, फिर से शेप और साइज गेन किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? सच लाइक बेंडिंग ऑफ रॉड, किसी रॉड को मोड़ दिया तो फिर से सीधा कर देंगे, ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। या ऑल मिक्सचर्स या सिरप्स, जैसे मिक्सचर है, सिरप की बात करें, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, तो इन सब का एडिशन क्या कहलाएगा? मिक्सचर। क्या कहलाएगा? मिक्सचर। या हम कह सकते हैं इसको सिरप। क्या कह सकते हैं? सिरप। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये मिक्सचर है, और मिक्सचर हमेशा फिजिकल चेंज में बताया जाता है, कभी भी ये केमिकल रिएक्शन में नहीं बताना। ऑल मिक्सचर्स आर इन फिजिकल चेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या बनाएंगे? फिजिकल चेंज। मीन्स वाटर, शुगर भी वाटर में है, ये कोई हमारे पास हमारा बर्तन है, पॉट है, इसमें वाटर फिल है, इसी में हमने शुगर पार्टिकल डाल दिए, इसमें सॉल्ट पार्टिकल्स भी ऐड करा दिए, तो ये क्या बन गया? एक सिरप बन गया, मीन्स शरबत।
मिक्सचर बन गया ये। क्लियर? तो जितनी इसकी अमाउंट थी वो उतनी इसमें ही है, कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार बना है, लेकिन क्या है वो मिक्सचर, नॉट अ कंपाउंड। क्लियर? अब हम समझते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज के एग्जांपल्स को। केमिकल चेंज हम जानते हैं जो परमानेंट होते हैं नेचर में। क्लियर? पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पर हमने दिया था मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है, समझ में आ रहा है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। मीन्स जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं, जलाते हैं, जैसे कार्बन को हमने जलाया तो क्या बना, मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एस की फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पर कार्बन मीन्स ये पेपर, इसको हम जलाएंगे तो क्या मिलेगी, राख। तो केमिकल चेंज का मतलब ये है कि जो भी थिंग्स हमने ली यहाँ पर, उनको मिलाकर जो दूसरी चीज़ मिली, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे कि हम बात करें राइस में, घर में चावल बनते हैं, राइस, तो हमने क्या लिए, चावल प्लस वाटर ऐड करा के उसको हमने किसी बर्तन में रखा और नीचे से उसको हमने हीटअप किया। अब ये क्या थे, कच्चे चावल, यहाँ से हो गए ये पक गए। क्या हो गए, पक गए। तो पकने के बाद जो कच्चे चावल की प्रॉपर्टी थी, अब वो पक्के चावल से बिल्कुल ही अलग है। आप किसी भी तरीके से इन पके हुए चावलों से कच्चे चावल दोबारा नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। मीन्स ये परमानेंटली चेंज हो गया। कागज़ जल गया, अब वो परमानेंटली चेंज हो गया, फिर से कागज़ उससे नहीं बना जा सकता। समझ रहे हैं स्टूडेंट? वहीं पर है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स और फ्रूट्स। अब फर्मेंटेशन तो आप जानते हैं, वाई यूजिंग दिस प्रोसेस फर्मेंटेशन वी मेक डिफरेंट एल्कोहल्स। फर्मेंटेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना। एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो गया, एक बार हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक के थ्रू फूड डाइजेस्ट हो गया, तो जो हमने फूड खाया, मीन्स जो ग्लूकोज खाया है, स्टार्च खाया है, वो वापस से स्टार्च नहीं बना सकते। क्लियर? रेस्पिरेशन, ऑफ कोर्स, एक बार हमने ऑक्सीजन इनहेल करा ली। क्लियर? अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हमारे ओसोफेगस से लंग्स में, और लंग्स से एल्वोलिस के थ्रू जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहाँ से हार्ट में जाएगी, और हार्ट से फिर आर्टरी के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, वहाँ पर ग्लूकोज को बर्न कराएगी और वाटर बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और 38 ATP एनर्जी बनाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वेंस के थ्रू फिर वापस हम उसको निकाल देते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का परमानेंट चेंज हो गया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस का तो बहुत नाम सुना आपने, 9th क्लास में भी इसको बायोलॉजी में आप पढ़ कर आए हैं। रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स का पकना। अब कच्चा फ्रूट एक बार पक गया तो जो फ्रूट पक्का है उससे कच्चा नहीं बना सकता ना। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, ऐसा चेंज जो परमानेंटली होता है, मीन्स एक बार हो गया तो हो गया, अब दोबारा उसको बदला नहीं जा सकता। सच लाइक चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और चेंज रिफर्स टू, चेंज सिंपली रिफर्स टू यस रिएक्शन। मीन्स chemical reactions are those in which change is permanent. Clear? Now students, आप इन नोट्स का यूज़ करके आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, और जो भी डाटा आपको इससे कलेक्ट करना है, आप वो डाटा आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एक चीज़ को एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल लिख रखा है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को पॉज करते रहिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। नाउ हमने केमिकल्स को जाना और रिएक्शन का मतलब जाना। रिएक्शन मीन्स चेंज। अब हम पूरी टर्मिनोलॉजी एक साथ समझते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शन मीन्स रिएक्ट करने वाला कुछ भी। अब रिएक्ट करेगा किसी से तो कुछ ना कुछ बनेगा। ऑफ कोर्स, जैसे दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है।
इसने इससे कुछ कहा और इसने इससे कुछ कहा, क्लियर। अब सपोज लड़ने वाली बात कह दी इसने, तो इसने भी लड़ने वाली बात कह दी। अब जब लड़ने वाली बात दोनों कह देंगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा। क्या हो जाएगा, झगड़ा। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया और तीसरी चीज़ वहाँ पर पैदा हो गई जिसको हम कहते हैं झगड़ा। मीन्स केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कोई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ बनकर तैयार होने वाली है। मीन्स केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंसेस। मीन्स एक भी प्रोडक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिए, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका एक एक वर्ड हम समझते हैं। मीन्स इसने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस होंगे। एक हमारे पास केमिकल सब्सटेंस ए है और दूसरा हमारे पास बी है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक या एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट बनने चाहिए। मीन्स हमने माना यहाँ पर एक प्रोडक्ट सी बन गया। क्लियर, सुन लीजिए, कह रहा है जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स, ये केमिकल्स ही हैं, हर चीज़ केमिकल है भैया, ये केमिकल्स हैं। जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स इंटरेक्ट करेंगे, मीन्स रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होगी, जिसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होगी। जैसे भैया समझते हैं इसको, ये है हमारे पास कार्बन और ये है ऑक्सीजन। क्लियर, और ये फॉर्म होकर क्या बनाने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी ऑक्सीजन क्या है, गैस। समझ लीजिए, ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को जलाने का काम करता है। इसका क्या काम है, किसी भी सब्सटेंस को जलाने का। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का काम है किसी भी सब्सटेंस को जलाने का। जैसे कैंडल जल रही है और ऑक्सीजन मौजूद है तो कैंडल जलती रहेगी, और हम उस पर कोई ग्लास रख देंगे, मीन्स कुछ भी कवरिंग कर देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र रुक जाएगा, तो वो जो कैंडल जल रही थी वो भी बुझ जाएगी, मीन्स अब वो नहीं जलने वाली। तो ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने का काम करती है। समझ रहे हैं आप, ओके। ऑक्सीजन जला रही है और जल कौन रहा है यहाँ पर, कार्बन। कौन जल रहा है, कार्बन। ऑक्सीजन जला रही, जल कौन रहा है, कार्बन। अब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का पर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है जलना और इसकी प्रॉपर्टी है जलाना। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर्टी है आग को बुझाना। देखिए, इसकी प्रॉपर्टी जलना क्या थी, जलना, और इसकी प्रॉपर्टी थी जलाना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बुझाना। देखिए, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। मीन्स इधर जो हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और जो बनकर तैयार हुआ, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है। सेम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, हाइड्रोजन ये गैस है, प्लस ऑक्सीजन ये भी गैस है, और क्या बन के तैयार हुआ, H2O। क्या बन के तैयार हुआ, H2O, जो लिक्विड फॉर्म में है। अब ऑक्सीजन का काम है जलाना, तो जलेगा कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ये जलेगा और ये जलाएगा, तो क्या बना, H2O। और H2O का काम क्या होता है, आग को बुझाना। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और तीसरा कंपाउंड बन रहा है। और तीसरे कंपाउंड की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले वाले कंपाउंड से बिल्कुल भी अलग है। मीन्स केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर, केमिकल रिएक्शंस का सिंपली मतलब होता है हम केमिकल रिएक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज़ हम यही हाइड्रोजन और ये लिखना चाह रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखो, केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, ये एरो है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं डियर, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स इसलिए कह रहे हैं, रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर। रिएक्टेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं।
इसलिए हम इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और बन क्या रहा है, जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वाटर बन रहा है तो वाटर क्या है, प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वालों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही होंगे। कहाँ पर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में। क्लियर स्टूडेंट, समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अगर हम केमिकल रिएक्शन को जान गए तो केमिकल इक्वेशन को भी जान जाएंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। सिंपल समझ लीजिए, अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। या आप ऐसे कह सकते हैं, द मैथमेटिकल और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फिर सुन लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स या उसके फॉर्मूले के बेस पर राइट कर देने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। मीन्स वर्डिंग, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन किस में लिखी होती है, वर्ड्स में। इसको इसके सिंबल्स में लिखते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। तो क्या बना, वाटर। मीन्स H2O का फॉर्मूला क्या है, H2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल या फॉर्मूले के फॉर्म में, उसके रूप में लिख देने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मीन्स ये हो गई इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। क्या हो गई, इस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। ठीक, फिर से समझ लीजिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म किया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो है केमिकल रिएक्शन, और इसको हम इनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। मीन्स कार्बन का केमिकल सिंबल Rc होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो क्या बनने वाला है, CO2 केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये रही केमिकल रिएक्शन, और यह है केमिकल इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट। अब थोड़ी सी यहीं पर बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वर्डिंग फॉर्म में लिख देंगे तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे तो केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। आखिर केमिकल इक्वेशन हम क्यों राइट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से काम क्यों नहीं चला, तो समझ लेते हैं। ये रहा कार्बन और ये रही इतनी सी ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, कार्बन बर्न होने लगेगा। अब हमने देखा कार्बन इतना ही बर्न हो पाया, फिर आग बुझ गई, कार्बन और जल ही नहीं पाया। ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन मीन्स हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ये नहीं बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना यूज़ होना है, किस अमाउंट में यूज़ होना है, किसके साथ, किस रिएक्टेंट के साथ कितना रिएक्टेंट ऐड कराएं कि प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो आपको इस रिएक्शन आपको नहीं बता रही कि कितना कार्बन चाहिए, यहाँ पर बता रही है कि कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ जब होगी तब फॉर्म होगा CO2। क्लियर। अब आप कार्बन की अमाउंट बढ़ा दीजिए तो ऑक्सीजन की भी अमाउंट आपको बढ़ानी होगी। समझ पा रहे हैं आप। तो एक केमिकल रिएक्शन हमें नहीं बता पाती कि हमें क्या अमाउंट यूज़ करना है किसी प्रोडक्ट को, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म कराने के लिए। इक्वेशन हमें इन्फॉर्म कर देती है। जैसे कि वाटर फॉर्म करना है तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि क्या अमाउंट हमें रखना है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कि वाटर बनकर तैयार हो जाए। यहाँ से पता चला है कि 2 मोल्स कितने होने चाहिए हाइड्रोजन के और 2 मोल्स ऑक्सीजन के, तो क्या फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर। दूसरी बात करते हैं इसी में कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। केमिकल रिएक्शंस कभी भी इन्फॉर्म नहीं करते कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने यूज़ होना है। केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म होना है। जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, यहाँ भी कार्बन का 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के। तो इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन बनती तो उसको हम बोलते हैं वैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ ये समझिए कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इन्फॉर्म नहीं कर पाती है, हमें इन्फॉर्मेटिव नहीं बना पाती है कि कितने मॉलिक्यूल से कितने मोल्स कार्बन लेना है, कितने मोल्स ऑक्सीजन लेना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। क्लियर? इसको हमने पूरा यहाँ पर आपको राइट करके दिया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा डाटा राइट कर लीजिए अच्छे से और बहुत प्यारे से नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? ओके, यस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में तो हम जान चुके हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हम जान चुके हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर H2O। क्लियर? यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना है 1। यहाँ पर टोटल एटम कितने हो रहे हैं 4 और यहाँ पर 3, मीन्स इट इज़ अ अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि वाटर बनकर तैयार नहीं होगा। मीन्स अनबैलेंस का मतलब कि जो रिएक्टेंट्स का अमाउंट है वो किसी का ज़्यादा किसी का कम है, प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं प्रोपोर्शनल लॉ, प्रॉपर प्रोपोर्शन यहाँ पर नहीं है, इसलिए अनबैलेंस है। अगर हम रिएक्टेंट्स का प्रॉपर प्रोपोर्शन लेते हैं तो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। अब इसको हम रिटन में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन करके यहाँ पर कितना 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना होगा 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन भी हम कितने कर लेंगे 4। अब यहाँ हाइड्रोजन होगा 2 2 जा 4 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा 4 और ऑक्सीजन कितना होगा 2। टोटल यहाँ कितने होंगे 6 एटम्स, यहाँ भी कितने होंगे 6 एटम्स। तो जब रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ही हम करेंगे लेकिन बाद में, फिलहाल आप अभी इतना ही जानिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आप जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जब हम करते हैं तो उसमें कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं, जैसे हीट, सनलाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हीट दी जाती है, मींस हीट एनर्जी, तब होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको सनलाइट दी जाती है, तब होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तब होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो प्रेशर के अकॉर्डिंग होती हैं, मींस प्रेशराइज करेंगे तब होंगी। क्लियर? तो कुछ कंडीशन जैसे एनर्जी, हीट, अगर कोई रिएक्शन है इसमें हीट अप कर रहे हैं हम रिएक्टेंट्स को, क्लियर, तो हम उसको शो कराएंगे डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। जो हमारा गिब्स साइन लगा जैसे ये है तो इस पर हम इस तरीके से लगा देंगे। क्लियर? वहीं पर गैस, अगर कोई गैसेस सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस हैं तो हम क्या करेंगे, इनके आगे ब्रैकेट में जी लगा देंगे या ऊपर की तरफ एरो बना देंगे। या तो आप जी बनाइए इस तरीके से या एरो हेड बना दीजिए ऊपर की तरफ, क्योंकि गैस उड़ जाएगी। क्लियर? और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे कि कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं ऑफ कोर्स। कैटलिस्ट क्यों यूज़ होते हैं समझ लीजिए। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सपोज हमारी कोई रिएक्शन थी, ये ले लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और इसको रिएक्शन करके क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब सपोज कीजिए ये जो रिएक्शन थी वो 10 मिनट में हुई। कितनी देर में बेटा? 10 मिनट में हुई। अब हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट बने, मीन्स जल्दी रिएक्शन होगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन पाएगा। तो रिएक्शंस को तेज़ कराने के लिए, रिएक्शंस का स्पीड बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजेंट्स इसमें यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट खुद एक केमिकल सब्सटेंस होता है। सपोज हमारे पास कोई बीकर है, ये बर्तन पॉट कुछ भी मान लो, इसमें हमने 2 सब्सटेंस एडअप कराए, एक A और दूसरा B। क्लियर? अब A प्लस B होकर बना C। क्या बना? C। अब C बन रहा है 15 मिनट में। हम चाहते हैं C मीन जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी बने, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तीसरा केमिकल सब्सटेंस ऐड करा देंगे X। क्या ऐड करा देंगे? X। अब हम देखते हैं
यहाँ पर A आ गया प्लस B आ गया और कैटलिस्ट हमने यूज़ कर लिया क्या X, तो क्या बना हमारे पास C, फिर से प्रोडक्ट C बना। अब प्लस क्या मिल गया हमें X, जितना अमाउंट हमने डाला था उतना ही अमाउंट फिर से आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्ट नहीं किया ना तो A से ना ही B से, तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस तो हैं लेकिन यूज़ नहीं होते, मीन्स केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, मीन्स स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो कह सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स, बिना रिएक्टेंट्स में रिएक्ट किए ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, जबकि खुद केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब मान लीजिए हमने 10 ग्राम कैटलिस्ट लिया, तो यहाँ भी हम देखते हैं अमाउंट कितनी मिल गई हमें 10 ग्राम। बस क्या हुआ, रिएक्शन हमारी अब जल्दी होने लगी, पहले 15 मिनट में हो रही थी, अब सपोज मानिए 5 मिनट में अब हो रही है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं। वहीं पर फिजिकल स्टेट, अब जो हम केमिकल्स यूज़ करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर लिक्विड है तो ब्रैकेट में उसके लिखेंगे L, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में तो लिखेंगे G, अगर सॉलिड फॉर्म में तो लिखेंगे ब्रैकेट में S। क्लियर। प्रेसिपिटेट, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही होंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ये प्रेसिपिटेशन का साइन डाउन, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमेशा कहाँ पर होगा, नीचे सरफेस पर, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं PPT, प्रेसिपिटेट क्या लिख सकते हैं PPT। अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन विद वाटर, अगर कोई सोल्यूशन वाटर के साथ है, जैसे कि हम बात करें NaCl, सॉल्ट हमने ऐड कराया किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक, तो क्या बन गया NaCl.H2O। तो ये क्या है, सोल्यूशन। मीन्स हम लिख सकते हैं अगर कोई सोल्यूशन वाटर के साथ है तो हम उसको बोल सकते हैं एक्वस, क्या बोल सकते हैं एक्वस, और ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे AQ। मीन्स वाटर का जहाँ भी मतलब सेंस होता है किस होता है एक्वस, एक्वा वर्ड आएगा, एक्वा का मतलब वाटर, मिक्स्ड विद वाटर, एक्वा जहाँ भी आएगा मिक्स्ड विद वाटर। क्लियर। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो रिएक्शंस में यूज़ होती हैं, केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, उनकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन डन, कैसे पहचाने कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो चुकी है। मीन्स हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताइए। सपोज़ हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, आप कैसे बताओगे कि वाटर बनकर तैयार हो गया, अब वाटर नहीं बनने वाला, जितना भी रिएक्टेंट था वो सारे के सारा कंज्यूम हो चुका है और प्रोडक्ट H2O में कन्वर्ट हो चुका है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ टर्मोलॉजीज हैं, मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, केमिकल रिएक्शन की, जिनके बेसिस पर हम बता पाते हैं कि अब वो केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और स्टार्ट। क्लियर। तो उन केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन है, तो हो सकता है रिएक्शन हो रही है तो अगर गैसेस का एवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन हो रही है तो जो प्रोडक्ट बने उससे गैस रिलीज़ हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, या उसका कलर चेंज हो कि कलर रिएक्टेंट्स का अलग और प्रोडक्ट का अलग कलर चेंज हो गया, तब भी हम पहचान लेंगे कि हाँ रिएक्शन कंप्लीटेड। या टेम्परेचर चेंज हो जाए तब भी हम पहचान सकते हैं, या स्टेट चेंज हो जाए, मीन्स इधर क्या थे गैसेस और इधर क्या हो गया लिक्विड, स्टेट चेंज हो गया, तब भी हम क्या पहचान सकते हैं कि रिएक्शन हैज़ बीन डन। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। क्लियर। बात कर लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर बात की सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, क्या थी वो, हीट, सनलाइट, प्रेशर। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए आप। कैल्शियम कार्बोनेट को
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चूना पत्थर जो बाज़ार में बिकता है, छोटे छोटे पत्थर चूने के, CaO बिकता है। क्लियर, ये बड़ा पत्थर है, मीन्स लाइमस्टोन। इसको जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था, मैंने कहा हीट देंगे तो हीट का सिंबल क्या होगा, डेल्टा। ये यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। तो ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, ये हमारा लाइमस्टोन है, ठीक है। और ये क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। दूसरा, ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, जब सनलाइट अप्लाई करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेकआउट हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। इसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। किस में करते हैं, फोटोग्राफी में। जैसे गैस लेबरेशन, सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या बना, NaCl और हाइड्रोजन गैस, मीन्स क्या हुआ, गैस रिलीज हो गई यहाँ पर। तो गैस वह है तो उसका सिंबल क्या होगा, G, या ऊपर की तरफ एरो लगा देंगे। कैटलिस्ट, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ। क्लियर। फिजिकल स्टेट, लिक्विड सॉलिड हो सकती है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेट को हम PPT से डोनेट करा सकते हैं, या लिक्विड सब्सटेंस जैसे यहाँ पर AgNO3 NaCl, तो यहाँ पर क्या बना, NaNO3 प्लस AgCl। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अभी हम समझा चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे आइडेंटिफाई किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट या वेस्टेज, मीन्स जो एक्वा सोल्यूशन के नीचे सरफेस पर चला गया, बैठ गया, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। वो इनसॉल्युबल होता है, मीन्स सॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब हुआ कि वो अब घुल नहीं सकता उसमें, किसमें, हमारे सोल्यूशन में। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, तो इनको 1 बाय 1 हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस की। किसकी बात करते हैं बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्वेश्चन आ जाता है इस पर, इवोल्यूशन गैस का एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल इन विच गैस इज इवॉल्व्ड। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व हो। कब हो, जब हम दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करें और प्रोडक्ट में गैस इवॉल्व हो, बाहर की तरफ निकले, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। आ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अ गैस। क्लियर। जैसे कि HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है जब सोडियम से, किससे, सोडियम से, तो क्या फॉर्म करता है क्या फॉर्म करता है, चलो जो भी फॉर्म करेगा, यहाँ सीखते हैं कि क्या फॉर्म करेगा, हमें नहीं पता, हम सीखते हैं कि क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर। क्लियर। कौन सी गैस निकलने वाली, क्या बनने वाला है, ये हम सीख लेते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इस पर कैसे होता है, पॉजिटिव आयन होता है। वहीं क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इस पर नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन मीन्स इट कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आटोमोर सेल। नेगेटिव आयन मीन्स it want to gain 1 electron in its outermost cell to follow octet law। क्लियर। अब जो HCl फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है शेयरिंग के तौर पर, मीन्स हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है और शेयरिंग होकर बन जाता है HCl। क्या बन जाता है डियर, HCl। लेकिन इसमें क्या है, समझ लीजिए HCl बनता कैसे है। इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और क्लोरीन का आटोमोर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 कितने होते हैं, 7। तो इसमें शेयरिंग जब होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इसको देता है, ये इसको देता है, तो शेयरिंग होने के बाद दिखता कैसे ये, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर है, इस तरह से ये शेयर होता है। समझ रहे हैं आप। मीन्स हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो उससे दूर हो जाता है और क्लोरीन के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नियर हो जाता है उसके। मीन्स ये किस तरीके का साझा, ये तो धोखा हो गया कि 500 रुपये आपने खर्च किए,
500 रुपये दूसरे ने खर्च किए और अब लाए बैट बॉल। क्या लेके आए? बैट बॉल। अब आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, ए ने 500 खर्च किए, बी ने 500 खर्च किए, अब बी को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ए के घर जाना पड़ता है बैट बॉल लेने के लिए। ए जब चाहे तब खेल सकता है, बी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ए के पास जाएगा। तो बी बहुत निराश है। बी सोच रहा है कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले कि बैट बॉल मेरे पास भी उतने टाइम तक रहे और उसके पास भी उतने ही टाइम तक रहे। तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ खींचा जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर बहुत ही उदास है। क्लियर। अब जैसे ही इनके कंपाउंड के पास आया सोडियम, अब सोडियम का मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये चाहता है कि भैया मुझसे कोई ले ले। जैसे इसके पास 1 लाख रुपए हैं, 500 रुपये इसके पास एक्स्ट्रा हैं और इसको उन 500 रुपये की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 500 रुपये होंगे तो ये अनबैलेंस रहेगा, अगर ये 500 रुपये दे देगा तो बैलेंस हो जाएगा। मीन्स अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए सोडियम क्या करता है, अपने ऑटोमोर सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसको देना चाहता है। तो सोडियम कहता है कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, ऑटोमोर सेल में मेरे 1 इलेक्ट्रॉन है उसको ले लो। तो क्लोरीन तुरंत क्या करता है, इसके साथ आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ परेशान है भैया। क्लोरीन चाहता है मेरे पास रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन बैट मांगने, बॉल मांगने पहुँच जाता है, भैया दे दो मुझे। तो क्लोरीन को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अब क्लोरीन चाहता है मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए कि बैट और बॉल दोनों मेरे पास ही रहे, मुझसे कोई ना मांगे। तो सोडियम है, सोडियम कह रहा है तू ले जा, बैट बॉल दोनों ले जा मुझसे। तो इसने बैट बॉल दे दिया, तो रिएक्शन हुई। तो क्या हुआ कि क्लोरीन खुश हो गया और कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ के सोडियम के पास, और बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। और अब हाइड्रोजन तो अकेला रह गया, हाइड्रोजन क्या रह गया? अकेला। अब हाइड्रोजन के पास एक है तो दूसरा हाइड्रोजन के पास आता है और दोनों मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। अब जितने दिन बैट इसके पास रहेगा उतने ही दिन बैट इसके पास भी रहेगा। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पर आकर खुश हो गया। मीन्स ये एग्जाम्पल है किसका? इवोल्यूशन ऑफ गैस का। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। क्लियर। हमेशा आप समझ लीजिए, मैंने रिएक्शन कराई H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं जिंक से। किससे करा रहा हूँ बेटा? जिंक से। जिंक एक मेटल है, तो क्या बनाएगी? ZnSO4 प्लस और क्या रिलीज करने वाला है? हाइड्रोजन गैस। तो भैया मेटल एसिड क्या बना? सॉल्ट और गैस, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मीन्स इट फॉलोज ऑलवेज यूनिवर्सल लॉ। ये एक टाइप का यूनिवर्सल लॉ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है? यूनिवर्सल लॉ। किस केस में? जब हम एसिड का रिएक्शन किससे कराएं? मेटल से, तो हमेशा क्या फॉर्म होने वाला है? सॉल्ट। भैया क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। यूनिवर्सल लॉ समझ लीजिए आप। जब भी आप किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल से कराएंगे तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए ये एग्जांपल बहुत बेस्ट है, ये कि आपको पता रहेगा भैया इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में पूछ रहा है तो मैं सीधे किसी मेटल का किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दूंगा, सॉल्ट ले लो, एक हाइड्रोजन गैस निकाल दो, हो गया एग्जाम्पल। आपके 2 नंबर पक्के एग्जाम में। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैस फिनिश। इसके बाद दूसरा टॉपिक की बात करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसकी बात करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब भैया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? प्रेसिपिटेट समझ रहे हैं आप? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सीधे समझ लीजिए बहुत छोटे शब्द में कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को बनाने का मतलब है क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस से सॉलिड फॉर्म कर देने को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर? इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है वो एक अनडिजॉल्व सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? अनडिजॉल्व सब्सटेंस। और जब अनडिजॉल्व सब्सटेंस है तो कहाँ जाएगा? किसी भी लिक्विड सरफेस के डाउन पार्ट में। कहाँ जाएगा? किसी भी लिक्विड सरफेस के डाउन पार्ट में। क्लियर? हैंस इट इज डिफाइंड एज अनडिजॉल्व सब्सटेंस लेफ्ट ओवर रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए बेटा,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज डिफाइंड एज अनडिजॉल्व सब्सटेंस मीन सॉलिड, जो डिजॉल्व नहीं हो सकता। लेफ्ट ओवर रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस बना है जो वेस्टेज फॉर्म में है, जो उसमें घुल नहीं पाया, मीन्स डिजॉल्व नहीं हो पाया है। तो इस टाइप की रिएक्शंस हमेशा किस में होंगी? मैंने भी कहा सिंपली क्रिएशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। हमेशा प्रेसिपिटेट्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहाँ होगा? लिक्विड्स में। अब वो कैसे लिक्विड्स में? एक्वस सॉल्यूशंस में। किस में होगा बेटा? एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका मैं सिंपल फार्मूला आपको लिख देता हूँ, जनरल फार्मूला। ये हमारा रिएक्टेंट वन है R1, ये भी कैसे सोल्यूशन होगा? एक्वस। हमेशा समझ लीजिए आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की रिएक्शन में। दूसरा रिएक्टेंट होगा R2 और ये भी कैसा सोल्यूशन होगा बेटा? एक्वस सोल्यूशन। रिएक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे से, तो एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा P1। हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में हो या यहीं पर आप सॉलिड फॉर्मेशन कीजिएगा, प्लस दूसरा प्रोडक्ट होगा P2, वो भी कैसा होगा? एक्वस। समझ रहे हैं आप? सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बर्तन है, टब है, बाल्टी, इसमें हमने एक रिएक्टेंट डाला R1 एक्वस फॉर्म में, सोल्यूशन एक, दूसरा सोल्यूशन मैंने यहाँ डाला R2। अब दोनों सोल्यूशन मिलकर क्या बना? एक P2 सब्सटेंस मिला यहाँ पर एक्वस फॉर्म में, और नीचे इसके इस यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट P1 जो कि होगा सॉलिड फॉर्म में। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट? जी हाँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं दूसरे एक्वा सोल्यूशन NaCl के साथ। ये भी किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? हम यहाँ पर सीखते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या बनने वाला है, हम सीखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिएक्टेंट्स आपको दिए एग्ज़ाम में, और आप प्रोडक्ट बता दो कि कितने बनने वाले हैं, और आप ये भी बता दो कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। आप आज सीख जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट यहाँ पर 2 हो 3 हो, हम सीखेंगे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? मैं भी नहीं जानता यहाँ पर क्या बनने वाला है, सीखते हैं। आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। क्लियर? मेरे साथ साथ सीखिए। चलिए सीखते हैं। हमारे पास क्या था? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किसके साथ रिएक्ट किया इसने? सोडियम क्लोराइड के साथ। दोनों एक का सोल्यूशन है। क्या फॉर्म करेंगे ये हमारा क्वेश्चन है, और कितने फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट ये भी क्वेश्चन है। तो सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिल्वर, क्लियर, और ये है सोडियम, क्लियर। अब सिल्वर की वैलेंसी +1 और सोडियम की वैलेंसी भी +1, क्लियर। तो यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता भैया। अब कैसे, क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पर, उसको सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए स्टूडेंट्स, इसको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे पहले इसको सीख लें। किसको सीख लें भैया? इसको सीख लें, बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। इसको सीख गए तो समझ लीजिए आप केमिस्ट्री सीख गए, कुछ नहीं बचा फिर केमिस्ट्री में। यहाँ पर दिया वो सीरियल नंबर हमारा, ये सब ये हमारा नेम ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे सारे एलिमेंट दिए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, सारे नेमिंग दी हुई है यहाँ पर इनके हमने इसको सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स हैं यहाँ पर ये सारे। और यहाँ पर इनकी बैलेंसीज हमने बताई हैं। ये कैटायंस हैं इनके, मेटल्स के सभी के। और यहाँ पर हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लियर, इन डिजिट फॉर्म, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स, SPDF, क्लियर। तो यहाँ पर समझते हैं भैया, आपको ये याद करना है कि रिएक्टिविटी किसकी होती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी यहाँ पर है, तो नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? पोटेशियम। रिएक्टिव का मतलब होता है ताकतवर। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है इसमें? पोटेशियम है भैया। कौन है? पोटेशियम। उससे कम ताकत किसकी है? सोडियम की। उससे कम लिथियम, उससे कम बेरिलियम। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी घट रही है, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। सबसे मेन चीज़ है, अगर ये चीज़ आपको आ जाएगी तो यकीनन आप कोई भी रिएक्शन करना आसानी से सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या बनने वाला है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था सिल्वर का और सोडियम का, तो आप इस टेबल को फॉलो करते हुए बताइए कि
रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ये रहा सोडियम और ये रहा सिल्वर, ये रहा सोडियम और ये रहा सिल्वर, क्लियर। ये अब सोडियम सबसे ऊपर है, मीन्स सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो सिंपल इस रिएक्शन में क्या करेगा, सोडियम सिल्वर को फेंक देगा उठा के, जैसे एक पहलवान ताकतवर इंसान और एक कमज़ोर व्यक्ति, तो ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को उठाकर फेंक देगा, हटाओ, जैसे कि खली ने फेंक दिया किसी कमज़ोर इंसान को उठा के आराम से, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो यहाँ पर सोडियम सिल्वर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो सोडियम इसको यहाँ से हटा देगा, मीन डिस्प्लेस करा देगा, यहाँ से क्या कराएगा, हटा देगा, और ख़ुद इसकी जगह पर लग जाएगा, यानी क्या बनाएगा यहाँ पर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। पता चल गया आपको क्या बनेगा, प्लस। अब भैया सोडियम की जगह तो खाली होगी, सिर्फ बचा है पर क्लोरीन, और सिल्वर मारा फिर रहा है, तो तुरंत क्लोरीन सिल्वर गया क्लोरीन के पास, भैया मुझे रख लो, और फिर क्लोरीन का ठीक है आजा, मैं भी अनबैलेंस हूँ तू भी आजा, बैलेंस हो जाते हैं साथ मिलके। अब फिर इन्होंने क्या बनाया, AgCl, क्लियर। ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। अब इनमें से बताइए कि एक्वस कौन है और सॉलिड कौन है, बता सकते हैं आप? नो, ओके, मैं बताता हूँ आपको कि भैया प्रेसिपिटेट कौन सा होगा और एक्वस कौन सा होगा। तो भैया मैं रटने वाली बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं रटने वाली बात यहाँ करने वाला हूँ। आपको पता चला कि कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2, आपको पता चल गया, आप सीख गए। लेकिन आप जब इसको याद करेंगे तब होगा ये, वरना एग्ज़ाम में जाओ तो ये याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जाओ, केमिस्ट्री करने बैठो अगर आप सोल्यूशन केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको इनकी बैलेंस ही पता होना चाहिए, क्लियर। आपको इनके आयन्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की 10th क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस ही निकालने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सुन लीजिए, जो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर, ऑफ कोर्स बता चुके हैं, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्लियर। तो बता सकते हैं सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो भैया जो एक्वस फॉर्म करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव वाला करता है, और लेस रिएक्टिव वाला क्या फॉर्म करता है, सॉलिड। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सॉलिड फॉर्म करेगा, और जो हैवी रिएक्टिव के साथ जुड़ा होगा किसी और कंपाउंड के साथ, वो हमेशा एक्वस फॉर्म करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली, क्लियर। फॉरएवर नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली ऐसा होता है। इसका दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं, KOH, ये हमारा एक्वस सोल्यूशन है, प्लस रिएक्शन कराते हैं इसकी कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। क्या देने वाला ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, क्लियर, प्लस KCl। अब आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया, क्योंकि पोटेशियम, देखिए यहाँ पर पोटेशियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पोटेशियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम क्या करेगा, कैल्शियम को हटा देगा और खुद इसके जाके लग जाएगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब जो कैल्शियम बचा वो कहाँ लग जाएगा, OH के आगे, मीन्स क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और कैल्शियम वैलेंसी होती है 2, क्लियर। OH की बात करें हम, OH की वैलेंसी होती है 1, और यहाँ पर बात करें क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो हाइड्रोक्साइड की 1 है। तो जैसे कैल्शियम में 9th क्लास पढ़ चुके हैं, कैल्शियम और यहाँ पर OH है, कैल्शियम की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी 2, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैल्शियम की 2 OH की 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, Ca बन जाए Ca, और OH से कराओ तो कितना हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस। तो फार्मूला बनाना भी आप सीख लीजिए, 9th क्लास में पढ़ाया हमने, और आप चाहें तो हमारे 9th क्लास की साइंस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर आप सीख जाएंगे अच्छे से। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर KCl, पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, K बन जा K, Cl बन जा Cl, क्या बनेगा, KCl, क्लियर। अब आप बताइए इसमें एक्वस कौन सा होगा और सॉलिड सब्सटेंस कौन सा होगा। यस ऑफ कोर्स, हैवी रिएक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर्म एक्वस सोल्यूशन, मीन्स ये एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, क्योंकि पोटेशियम हैवी रिएक्टिव है और कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या बनाएगा, सॉलिड फॉर्म, यानी प्रेसिपिटेट। या आप लिख सकते हैं PPT, क्या लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए PPT,
क्लियर। एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ओके मेरे भाइयों, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। ये ऊपर रहा, इसी तरीके से आप लाइनिंग ड्रॉ कीजिए रो और कॉलम्स में, और फिर इस पूरी टेबल को एक बार में कैप्चर कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक, शायद नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, ये लीजिए। आप वीडियो पॉज करके ऊपर का राइट कीजिए, फिर उसका नीचे का राइट आराम से कर लीजिए। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास में अच्छे मार्किंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आएँ तो प्लीज़ इस टेबल को बना लीजिए भैया, जल्दी कॉपी कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट इसको राइट कर लीजिए पूरी टेबल को। क्लियर। देखिए हमने बात की थी इवोल्यूशन ऑफ गैस की, तो इवोल्यूशन गैस पूरा हम समझ चुके हैं। यहाँ पर लिख कर आपको दिया है, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और सारा मैटर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। क्लियर। ये रहा इवोल्यूशन ऑफ गैस का पूरा टॉपिक। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स की बात अभी चल रही थी, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल जैसे कि हमने समझाया बिल्कुल सेम उसकी तरह यहाँ पर दिया हुआ है। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इसी में चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भैया कैसे समझेंगे चेंज इन कलर को। चेंज इन कलर, अब किस टाइप की रिएक्शन होगी, किसमें कलर चेंज हो, किसके कलर चेंज हो। भैया रिएक्टेंट का कुछ और कलर हो, जब रिएक्शन हो जाए तो प्रोडक्ट का कुछ और कलर हो। मान लो रिएक्टेंट आपका ब्लू कलर का था, अब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के बाद हमने देखा वो ब्लैक कलर का हो गया या वाइट कलर का, मीन्स कलर चेंज होगा। जो रिएक्टेंट का कलर होगा वो कलर नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, दूसरा कलर। ठीक, कलर चेंज, ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, चेंज इन कलर मीन्स कलर चेंज। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द कलर ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसी रिएक्शन जिनमें कलर रिएक्टेंट्स का चेंज हो जाता है, तो ऐसी सभी रिएक्शन को हम कहते हैं चेंज इन कलर। एग्जाम्पल समझ लीजिए, रटेंगे नहीं, समझेंगे एक एक चीज़ को, कलर चेंज को भी समझेंगे कि कौन कलर कैसा चेंज करने वाला है, हम समझेंगे। क्लियर। समझ लेते हैं छोटी सी बात। ये हमारा लेड ऑक्साइड, इसको हम हीटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं इसको नीचे से। क्या मिलेगा हमें, गर्म करेंगे तो टूट जाएगा ये लेड ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन गैस है और लेड ऑक्साइड सॉलिड है, तो भैया देख लीजिए ये हमारा लेड ऑक्साइड है, ये हमारा लेड मोनोऑक्साइड है, मोनो मीन्स वन, ये हमारा लेड ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड ये किस कलर का, रेड कलर का, सच लाइक सिंदूर। ये हमारा रेड लेड ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, इसको हम रेड लेड ऑक्साइड भी बोलते हैं, रेड लेड ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो किस कलर का हो जाता है भैया, ये हो जाएगा येलो कलर का। किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। क्लियर। हाँ भैया, ये लेड ऑक्साइड किस में होता है, रेड कलर का होता है, ये येलो कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो कलर का। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, फिर समझते हैं इसको कि आखिर रेड कलर ही येलो में क्यों होगा और किसी कलर में क्यों नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास एक्वस फॉर्म में, क्लोरीन भी इसमें एक्वस फॉर्म में यहाँ पर। अब हमने देखा पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर है। क्लियर। यहाँ बना पोटेशियम क्लोराइड, कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन के पास पहुँच जाए, क्योंकि क्लोरीन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जल्दी रिएक्ट करता है। प्लस यहाँ क्या मिलेगी, आयोडीन, और वो भी एक्वस फॉर्म में। क्लियर। क्लियर ना, यस। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आयोडीन मिली है उसका कलर क्या होगा, ब्राउन। क्या कलर होगा, ब्राउन कलर। क्लियर स्टूडेंट। तो समझ लेते हैं इसको, आखिर ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो इनमें एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उन एलिमेंट, जब पोटेशियम आयोडाइड का कलर यहाँ पर कुछ और है, जैसे लेड ऑक्साइड का कलर यहाँ रेड है। अब लेड जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुए, मीन्स रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, तो तुरंत लेड मोनोऑक्साइड बन गया। अब लेड मोनोऑक्साइड का कलर चेंज हो गया। क्लियर। तो भैया समझ लीजिए इसको एक बार में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप अपने पेपर पे मीन्स कॉपी पे कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ से पढ़ते हैं हम चेंज इन कलर। क्लियर। तो चेंज इन कलर का ये हमने टेबल बनाकर आपको दिया है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे कॉपर आयन, क्या है, कॉपर आयन। तो भैया कॉपर एक होता है, कॉपर एक होता है आयरन। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कॉपर की वैलेंसी दो होती हैं, एक होता है Cu+2 और एक होता है Cu+। ठीक। एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। क्या होता है, Fe+2 और Fe+। तो समझते हैं इसको। ये बड़ी वैलेंसी का कॉपर है, छोटी वैलेंसी का कॉपर है। ये आयरन छोटी वैलेंसी का है और ये बड़ी वैलेंसी का। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है। तो क्या फ़र्क होता है इनमें, मीन्स कॉपर हैज़ 2 वैलेंसी एज वेल एज आयरन हैव 2 वैलेंसीज। तो भैया छोटी वैलेंसी वाले हैं, छोटी वैलेंसी वाले, उनमें हम ऐड करा देते हैं ऑस, मीन्स इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूप्रस। क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। ठीक। वहीं पर बड़ी वैलेंस में क्या करेंगे, क्यूप्रिक। क्या कर देते हैं यहाँ पर, क्यूप्रिक। जैसे Cu अगर 2 वैलेंसी का लिया तो बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, अगर 1 वैलेंसी का तो बोलेंगे क्यूप्रेस ऑक्साइड। वहीं पर छोटी वैलेंसी का तो बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस। दिख रहा है आपको, फेरस ऑक्साइड या फेरस बोलेंगे इसको। और 3 वैलेंसी का तो बोलेंगे इक। क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, IC। तो इसको FERRIC, फेरिक। क्या बोल देंगे, फेरिक। मीन्स छोटी वैलेंसी वाले में अस बोलते हैं और बड़ी वैलेंसी वाले को इक बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ समझ लीजिए आप चेंज इन कलर, क्योंकि इस पर बात आई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर Cu+ है, मीन्स Cu+2 है, तो कैसा होगा ये, ब्लू कलर का। वहीं पर कोबाल्ट की वैलेंसी अगर +2 है, कोबाल्ट आयन है तो पिंक कलर का होगा। निकल आयन +2 में ब्राइट ग्रीन कलर का होगा, मीन्स हल्का ग्रीन। आयरन मीन्स कौन सा है, फेरस वाला है, तो कौन किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। मैग्नीज आयन लाइट पिंक कलर का होगा। कैसा होगा, लाइट पिंक कलर, हल्का पिंक होगा, बहुत हल्का। लेड ऑक्साइड, लेड देख लीजिए कैसा होता है, कलरलेस। क्लियर। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, ये रेड कलर। क्लियर। अब इसमें भी 2 वैलेंसी Pb+2 Pb+3। तो Pb+3 है वो क्या है, ब्लू ग्रीन कलर का। किस कलर का है डियर, ब्लू ग्रीन कलर। आयरन मीन्स इक वाला आ गया, ये बड़ी वैलेंसी वाला, तो ये कैसा होगा, येलो ग्रीन कलर का होगा। क्रोमियम आयन कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। डियर जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट दिए हुए हैं, तो रिएक्टेंट्स में अगर ये हैं तो इनके कलर्स हम डिसाइड कर सकते हैं। अब उधर कौन से मेटल्स आ रहे हैं, मेटेलिक आयन बन रहे हैं, उनका कलर हम उनके अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये रहा चेंज इन कलर। अब हम यहाँ बात करते हैं 4th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का भैया कि केमिकल रिएक्शंस में स्टेट भी चेंज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में स्टेट भी चेंज होती हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो कैसी रिएक्शन में होती है स्टेट चेंज, वो भी समझ लेते हैं। सिंपल, ऐसी रिएक्शंस जिनमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसी दूसरे स्टेट में, तो हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। क्लियर। मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है भैया, बहुत देर से यही चल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भैया यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, बता चुका हूँ कंडीशंस में कि अगर गैस है तो जी बना दीजिए, ऊपर की तरफ एरो लगा दीजिए। रिएक्शन किया, रिएक्शन किया, क्या किया हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की। क्या की, इलेक्ट्रिक स्पार्क। हमने इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की यहाँ पर। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितने टेम्परेचर पर भैया, रूम टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। क्लियर। रूम टेम्परेचर पर जब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के बीच, तब हम देखते हैं वाटर बनकर तैयार हो जाता है, जो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाने का तरीका,
ये रहा। लेकिन एक बीकर में हाइड्रोजन है, उसी में ऑक्सीजन है, लेकिन भैया वाटर बनकर तैयार नहीं होगा। कब तक? जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग नहीं होगी और उस बीकर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिएक्शन नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत कम होगा तब भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि वाटर बनकर तैयार हो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक ही बीकर में रखिए और इलेक्ट्रिक स्पार्किंग उसमें कर दीजिए रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? तो यहाँ देखिए भैया चेंज इन स्टेट, बस इतने जाना कि चेंज इन स्टेट होता है रिएक्शंस में। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, अब वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में, तो स्टेट चेंज हो गई। रिएक्टेंट्स की स्टेट कुछ और है और प्रोडक्ट की कुछ और है। यही और एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास अमोनिया NH3 गैसेस फॉर्म में, ये इसकी रिएक्शन हो रही है एसिडिक एसिड से, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि गैसेस फॉर्म में। ऑफकोर्स एसिड भी गैसेस फॉर्म में होते हैं। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो क्या बनाया गया ये NH4Cl, जो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। इतना सीखिए कि भैया गैसेस मीन्स रिएक्टेंट्स का जो स्टेट है वो चेंज हो गया, अब प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो गया, मीन्स गैसेस स्टेट से सॉलिड में हो गया, गैस स्टेट से लिक्विड में हो गया, ये सॉलिड लिक्विड में हो गया, लिक्विड गैस में, मीन्स स्टेट चेंज होनी चाहिए, ये फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों एक दूसरे में एक्सचेंज होती रहें बस। तो जिन रिएक्शंस में गैसेस का स्टेट, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, किसी और में, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। क्लियर? क्लियर ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट है इसका चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। भैया रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है, मीन्स एनर्जी लेवल चेंज होता है। किसी का एनर्जी लेवल कम, किसी का एनर्जी लेवल ज़्यादा, किसी का एनर्जी लेवल कम, किसी का एनर्जी लेवल ज़्यादा। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, बहुत ईजी सी भैया, ऐसी सभी रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से अलग होता है, मीन्स रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और है, प्रोडक्ट का कुछ और होता है। बहुत आसान बात बताऊँ को, बिल्कुल इजी, एक बार में समझ में आ जाए कि चेंजिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी किस तरह की होती हैं। तो समझ लो भैया, हमारे पास है लाइमस्टोन, ठीक है, ये लाइम है हमारा, बाज़ार में आपको मिल जाता पाउडर फॉर्म में, इतने इतने बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बाज़ार में मिल जाता है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको बाज़ार से लेके आए ऐसे करके, ये बाल्टी हमारी, इसमें हमने इसके टुकड़े भर दिए यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा भरा हुआ है। फिर हमने इसमें क्या ऐड करा दिया? इसमें ऐड करा दिया वाटर। इसमें क्या डाल दिया? वाटर इसमें ऐड करा दिया भैया, ये रहा वाटर। जैसे ही इसमें वाटर ऐड कराते हैं तो आप देखते हैं तुरंत बनकर तैयार हो जाता क्या? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं? लाइम वाटर। ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भैया चूना पत्थर जिसकी पुताई करते हैं दीवार पे, ले आइए आप बाज़ार जाइए, वहाँ पर 8-10 से 12 रुपये किलो तक आपको वो मिल जाएगा। आप उसको घर लाइए, 1 किलो ले खरीद के, फिर उसमें पानी डालिए तो आप देखेंगे उससे हीट इवॉल्व होगी। क्या होगी? हीट मीन्स एनर्जी इवॉल्व होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ टेम्परेचर जब आप उसको पकड़ेंगे वो गर्माहट ज़्यादा महसूस नहीं करेगा, लेकिन जब वाटर ऐड करा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, उसका टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, मीन्स टेम्परेचर चेंज हो गया। रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर कुछ और है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और है, मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर क्या इवॉल्व हो रही है? हीट, मीन्स कुछ एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? कुछ एनर्जी। ठीक, तो ऐसी सभी रिएक्शन जिसमें रिएक्शंस को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है या हीट मिलती है, रिएक्शन कराने के लिए हीट दे, जैसे कि हीट देने की बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर है बड़ा वाला, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, मीन्स हीट दे रहे हैं, इसको गर्म करने मतलब हीट दे रहे हैं, मीन्स एनर्जी दे रहे हैं इसको। तो किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर? क्लियर ना? सनलाइट पड़ती है उससे गर्म होता है, सनलाइट की वजह से ये गर्म होता है, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो भैया ऐसी रिएक्शन जिनमें या तो एनर्जी देनी पड़े या तो एनर्जी मिले, तो ऐसी सभी रिएक्शन कहलाती है चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहलाती हैं? चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल, समझ गए आप? अब भैया एनर्जी आप लाइट के थ्रू दे सकते हैं या लाइट मिल सकती है, हीट मिल सकती है, हीट दे सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिएक्शंस हो सकती हैं, या साउंड्स के थ्रू भी रिएक्शंस हो सकती हैं, प्रेशर के थ्रू भी रिएक्शंस होती हैं, तो प्रेशर भी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसको लिख कर रखा आपके लिए। आप वीडियो को आसानी से आराम से पॉज कीजिए, ओके, और फिर सारा आप इसको लिख लीजिए 1 बाय 1 अपनी कॉपी पर।
और बनाकर तैयार कीजिए एक प्यारे से नोट्स। क्लियर? ये रहा चेंज इन स्टेट का और ये रहा चेंज इन टेम्परेचर का सारा डाटा। क्लियर स्टूडेंट? आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, हमने किस किस की बात कर ली, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हमने केमिकल्स की बात की, केमिकल्स मैटर्स होते हैं, सभी मैटर्स केमिकल हैं भैया। कुछ भी ये भी केमिकल है भैया, जो भी है, क्या ये सिल्वर चांदी कुछ जो भी है केमिकल है। ये भैया केमिकल है, ये जो पेपर है ना ये भी केमिकल है, ये ऑफ कोर्स केमिकल से मिलकर बना केमिकल है भैया। कुछ भी, अरे कुछ भी, सब कुछ केमिकल है भैया। जितने जिस चीज़ को आप मैटर कहते हैं उसको आप केमिकल कहिए, बस। मैं कहता हूँ जिस चीज़ को आप मैटर कहते हैं उसको आप केमिकल कहिए। क्लियर? केमिकल्स पढ़ लिए हमने और रिएक्शंस पढ़ ली, मीन चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ लिए, उसके हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हमने। फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, केमिकल इक्वेशंस पढ़ ली। अब बैलेंस, हाँ बैलेंस करना भी हमने सीख लिया कि भैया ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, बैलेंसिंग भी पढ़ ली हमने कि बैलेंस के इक्वेशन किसको कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स आइडेंटिफिकेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ रिएक्शन हैज़ बीन डन, किस किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है, तो वो तरीके हमने पढ़ लिए। 5 तरीके पढ़े थे, कौन कौन से? एवोल्यूशन ऑफ गैस की भैया रिएक्शन अगर कोई होगी तो हो सकता है गैस का एवोल्यूशन हो, या चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है, ऐसी भी रिएक्शन होती हैं कि स्टेट चेंज होती हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ऐसी भी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इस टाइप की पढ़ ली हमने। अरे हाँ, कलर भी चेंज होता है, हो सकता है ऐसी रिएक्शन हो इसमें कलर चेंज हो, रिएक्टेंट का कुछ और हो, प्रोडक्ट का कुछ और हो। और क्या रहेगा? हाँ, क्या रहेगा बच्चों? यस, चेंज इन टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और हो और प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और हो। अब क्या बचा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में? ऑफ कोर्स यू आर राइट, अभी बचा है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भैया आप जानते हैं कितने टाइप की होती हैं? नहीं? ओके, अब जान लेते हैं, मुझे भी नहीं पता कितने टाइप की होती हैं। चलो आप भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ कितने टाइप की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। जाने स्टार्ट करते हैं भैया। केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है। पहला टाइप यहाँ देख लो, कौन सा? कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है डियर? कॉम्बिनेशन। बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा एक एक चीज़ को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। दूसरा किस टाइप की हो सकती हैं? यस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी किस टाइप की हो सकती हैं? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आपको पता है? यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ भैया ये भी होती हैं। और कोई पांचवी भी होती है? यस, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। और कोई? और कोई? हाँ, हम 6 नंबर दे सकते हैं थर्मल रिएक्शंस को। किनको? थर्मल रिएक्शंस को हम दे सकते हैं 6ठा नंबर। वैसे तो हम इनके पार्ट्स करेंगे तो कई टाइप की निकल के आती हैं, ठीक है। मेनली 6 टाइप के, इनके सब पार्ट्स हम पढ़ लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक करके जानते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा भी जान लेते हैं, फिर उसको एक एक करके हम डिटेल से जानते हैं। क्लियर? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब सिखाऊंगा अच्छे से। एक ही चीज़ को सीखिए, ध्यान से सुनिए और इधर पूरा ध्यान रखिएगा। नोट्स साथ में आप लिखते रहिए, वीडियो रोकिए और लिख लीजिए, फिर आगे समझिए, वीडियो रोकिए फिर लिख लीजिए। क्लियर? सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, अरे हाँ, इंग्लिश वर्ड है कंबाइन। कंबाइन का मतलब आप कंबाइन किन को करें? यस, 2 चीज़ें हो, 2 को जोड़ के एक बना देंगे, कंबाइन हो गया। या 2 से ज़्यादा 3 हो गए, 3 को जोड़ के एक बना दी, कंबाइन हो गया। अरे बहुत अच्छा, बहुत ईजी है भैया। इसमें क्या करना है? एक केमिकल सब्सटेंस हमारा ए है, दूसरा केमिकल सब्सटेंस हमारा बी है, और दोनों को हमने ऐड करा दिया तो क्या बना? एक प्रोडक्ट ए बी बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट ए बी। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट
कंबाइन होकर, मिलकर, एक दूसरे से मिलकर, और क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। भैया ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट, एक। रिएक्टेंट दो सकते हैं, 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे कॉम्बिनेशन में। गॉट इट, ओके। डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर और टू कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं, भैया कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, CO2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बहुत देर से ये पीछे पड़ी हैं लेकिन लेके चलते हैं, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना है। एग्जाम्पल बार बार लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इजी एग्जाम्पल है, बार बार लेते रहो। 2H2O, क्लियर। दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन होकर क्या बनाया, CO2। सिंगल प्रोडक्ट है, डबल नहीं है यहाँ पर। दो रिएक्टेंट थे, मिलकर क्या बनाया, वाटर। सिंगल प्रोडक्ट है, डबल नहीं है, मीन्स दो रिएक्टेंट मिलकर, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिर्फ एक इकलौता सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब डिकम्पोज, यस डिकम्पोज हम जानते हैं। डिकम्पोज का मतलब टूटना, ब्रेकआउट। क्या होता है, ब्रेकआउट, किसी भी चीज़ का टूटना। चलो भैया, सपोज ये आपका कोई केमिकल सब्सटेंस है भैया, सपोज क्या करो, है ये केमिकल सब्सटेंस, सपोज क्या करना है ये। अब डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, टूट गया। तो भैया एक इसमें क्या पता चला कि भैया तोड़ने की बात है तो एक ही होगा, और टूट कर दो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैं 3 कर सकता हूँ, 3 हो गए यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस, 1 के 3 कर लिए। हो सकता है 4 हो तो 1 के 4 कर लिए, देखो यहाँ पर हो गया 4। क्लियर, समझ रहे हैं आप। डिकम्पोजिशन का मतलब है, डिकम्पोज का मतलब टूटना। क्लियर, डिकम्पोज करना। तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको लिख के देख लेते हैं कैसे। एक हमारे पास ए है, ए भी एक सब्सटेंस है, इसको जब हमने डिकम्पोज कराया, डिकम्पोज कराने के लिए आपको एनर्जी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम एनर्जी देंगे कुछ ना कुछ तोड़ने के लिए, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी चीज़ को ब्रेकआउट करना चाहते हैं मेरे बेटा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ दें तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ ब्रेकआउट नहीं हो सकती, यानी कि आपको एनर्जी देनी है। डिकम्पोज रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है। तो समझ लीजिए आप, ए बी को जब हमने एनर्जी दी तो ये टूट गया किसमें, ए में और बी में। मीन्स इसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है। सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था आपको। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकआउट्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी कहलाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस ऑफ कोर्स। बात करते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने एनर्जी दी, अभी बात कर चुके हैं इसकी हम। तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो एक सिंगल रिएक्टेंट होगा डिकम्पोजिशन के केस में, और प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। तो देख लीजिए, ए प्लस बी, ए भी मिला, अब ए भी टूटा तो ए प्लस बी मिला, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही कैसी हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, ओके। दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। क्लियर, ओके। अब अगला टाइप की बात करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, क्या है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था आपको कि भैया आप जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे, किसी भी टाइप की रिएक्शन पढ़ो, तो आपके पास ये टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बता चुका हूँ मैं आपको, ये टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी तब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी भी टाइप के आराम से कर पाओगे। फिलहाल हम यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे इसका। क्या कहते हैं कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि डिस्प्लेस कौन कराएगा भैया, ज़्यादा ताकतवर, और ज़्यादा ताकतवर का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव, और कम ताकतवर का मतलब लेस रिएक्टिव। तो ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हटा देगा और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, मोर रिएक्टिव। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी बढ़िया से होटल में बैठे हैं, बहुत अच्छी सी कुर्सी पर, और खाना खा रहे हैं आप लोग। अब वहाँ मोदी जी आ गए, मोदी जी ने कहा यहाँ से हटो, आप एक बार वहाँ से हट जाओगे, क्योंकि मोदी जी ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल हैं, और आप पावरफुल नहीं हैं। समझ रहे हैं, बात को समझिए।
हैवी रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा ताकतवर, लेस रिएक्टिव का मतलब कम ताकतवर। मीन्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज एंड गिव्स द इक्वेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक हमारे पास ए है और यहाँ पर दूसरा कंपाउंड है बी सी। क्लियर। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ए अगर बी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए बी को हटा देगा और खुद क्या बना लेगा, ए सी, और बी को बेचारे को अलग कर देगा। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर जिंक प्लस CuSO4 रिएक्शन की तो क्या बना, ऑफकोर्स ZnSO4 बनेगा क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, प्लस Cu क्योंकि कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो भैया ये इस टाइप की रिएक्शंस होती है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स म्यूचुअली डिस्प्लेसमेंट। जैसे बहुत आसान है, समझ जाओगे आप। ए बी एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है यहाँ पर CD। रिएक्शन की तो ए सी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए सी को हटा देगा, खुद बना लेगा यहाँ पर AD। अब यहाँ पर ए तो सी की जगह पे आ गया, बी की जगह खाली है अभी, तो सी क्या करेगा, इस बी से कहेगा भैया मुझे अपनी जगह बिठा ले, तो तुरंत बी कहेगा आ जाओ और बना लो CB। मीन्स ए ने सी को डिस्प्लेस किया, सी ने ए को। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें म्यूचुअली डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स एक दूसरे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को, एक्सचेंजली डिस्प्लेस करते हैं, म्यूचुअली डिस्प्लेस करते हैं। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे NaOH, काफ़ी सारे हमने अभी एग्जांपल करे हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। प्लस HCl, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं। क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब प्लस क्या बनने वाला है यहाँ पर H2। अब एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, OH पहले से HOH बनेगा, HOH लिखो या H2 एक ही बात है। क्लियर। तो ये क्या हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन ने सोडियम को, और फॉर्मेशन हो गई। सिंपल क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप कह दीजिए बहुत सिंपल में, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, सिंपल। वहीं पर अगला पढ़ते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन भी हो। मीन्स रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन वर्ड जो समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो बोलेंगे उसको रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगला हमारे पास थर्मल, इनको एक्सप्लेन कर रहे अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन का मतलब, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, ऐसी थर्मल का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब हीट, और हीट को हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। कोई यहाँ कुछ भी बोले हम तो इसको हीट ही बोलेंगे, हीट को क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। क्लियर। तो ये दो टाइप्स होती है, एक तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और दूसरा एक्सोथर्मिक। अब भैया एंडो का मतलब देना, एक्सो का मतलब निकलना। एंडो का मतलब सप्लाई कीजिए, एंडो का मतलब, एक्सो का मतलब निकालिए, ठीक। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब, एक्सो का मतलब रिलीज। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनको कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उन सभी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, यस ऑफ कोर्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक का, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है तभी रिएक्शन हो रही है। तो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो भी तीन तरीके से कर सकते हैं। या एंडोथर्मिक रिएक्शन हम हीट देकर कर सकते हैं, ठीक। तो थर्मोलाइसिस रिएक्शन एक टाइप का बन जाता है। वहीं पर लाइट के थ्रू भी लाइट एनर्जी देकर कर सकते हैं, तो इससे फोटोलाइसिस टाइप बन जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी देकर भी हम एनर्जी देकर किसी भी कंपाउंड को ब्रेकआउट करा सकते हैं, तो इससे क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ही बात है। डीकम्पोजिशन या थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ही चीज़ है। क्लियर। जिसमें डीकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास के एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। डीकम्पोजिशन तीन तरीके से होता है, या तो हीट के तरीके से कर सकते हैं, या लाइट एनर्जी देकर, या इलेक्ट्रिसिटी देकर। क्लियर। मीन्स डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। मीन्स
थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अब किसके थ्रू टूट रहा है? अगर इलेक्ट्रोलाइसिस तो किसके थ्रू टूट रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर फोटोलाइसिस है तो किसके बेस पर टूट रहा है? लाइट के बेस पर। अगर थर्मोलाइसिस है तो किसके बेस पर टूट रहा है? हीट के बेस पर। और तीनों क्या है? एक टाइप की एनर्जी। क्या है? एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।